बच्चा 1 मीरा का दर्द। मुंबई। कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है। हर कोई अपने सपने लेकर मुंबई में जाता है और उन्हें पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल। मुंबई के एक फ्लैट में, वह फ्लैट ना ज़्यादा बड़ा था, मैं ज़्यादा छोटा था, मीडियम के हिसाब से काफ़ी अच्छा था और उसे फ्लैट को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया जाता। हर एक चीज़ बहुत ही संजोकर रखी गई थी। हर एक चीज़ सलीके से वहां पर रखी हुई थी और इस फ्लैट के एक बेडरूम में, जहां इस वक्त काफ़ी अंधेरा था, उसे अंधेरे को देखकर लग रहा था कि जैसे न जाने कब से वहां अंधेरा छाया हो। हालांकि बाहर रोशनी थी, लेकिन उसे घर में काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी शांति थी उस घर में। वहां की शांति देखकर लग रहा था जैसे कोई मातम पसरा हुआ हो। वही इस फ्लैट के एक कमरे में एक लड़की बैठी हुई थी जिसने 10 वक्त सफ़ेद चिकनकारी सूट पहना हुआ था। हालांकि उसे कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी जो बाहर सूरज की वजह से आ रही थी। बाहर की वजह से, क्योंकि उसे रूम में एक मिरर वॉल थी जिसका पर्दा हल्का सा सरका हुआ था, उसी के छान कर रोशनी अंदर आ रही थी जिसमें उसे लड़की के रूम में हल्की हल्की रोशनी थी। इतनी थी कि उसमें साफ पता चल रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ है और वह लड़की कहाँ पर बैठी हुई है। उसे सफ़ेद चिकनकारी सूट में वह लड़की बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसे लड़की की आंखों में कोई भी भाव नहीं किसी तरह की कोई एक्सप्रेशन थे। बिना किसी एक्सप्रेशन की उसकी आंखें अजीब लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, एक अजीब सी उदासी थी जो उसे अंदर तक तोड़ रहे थे। और वह लड़की एक तक सामने मिरर वॉल की तरफ देख रहे थे जिससे बाहर का नज़ारा साफ दिख रहा था। वह लड़की काफ़ी देर तक वैसे ही बैठी रहती है। उसे लड़की की आंखें बिल्कुल लाल और सूजी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था न जाने कब से वह रो रही थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहा था। लड़की वैसे ही मिरर वॉल से बाहर देखते हुए कहती है, रब तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत है मुझे तुमसे, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसा कहते ही उसे लड़की की आंखों में, जो अभी कुछ पल के लिए तेरी थी, उसकी आंखों में आंसू की बूंद वह फिर से धारा बनकर बहने लगी। उसकी आवाज़ में काफ़ी तड़पती उसने ये शब्द भी एटीकेटी कहा था, क्योंकि उसे हिचकियाँ आ रही थी। वह हिचकी बांध कर रो रही थी। वह लड़की बेड से उठती है और फिर उतार के खुद से ही बदबदाते हुए ये शब्द कहती है, तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं हारे बगैर मर जाऊंगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास क्यों नहीं है, क्यों तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती, क्यों, आखिर क्यों। उसने उसे रूम में उसे लड़की के अलावा कोई भी नहीं था और वह लड़की खुद से ही सवाल कर रही थी बार बार, और उसकी बात में दर्द साफ झलक रहा था जो उसके सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता था। अचानक जी उसे लड़की की नज़र बेड के साइड अटैक बेड स्टॉल पर उसे चाकू रख नजर आती है और वह उस चाकू की तरफ बढ़ जाती है। नाइफ को उठाकर अपनी कलाई पर रखती है और फिर आंखें बंद करके अपनी बहन में एक शख्स का अक्स नजर आता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बंद नहीं हुई थी, वह और बहने लगती है। वह अभी कुछ कर पाती कि उससे पहले उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है। वह जब पलटकर उसे और देखते हैं तो वहां पर उसी का अक्स खड़ा था जो उससे कह रहा था, काट लो, रुक क्यों, गड काट लो। उस शख्स के अलावा तो तुम्हारी जिंदगी में कोई और है नहीं जो तुमसे मोहब्बत करता है। अपनी पेरेंट्स के बारे में सोचो, वह तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हें उनकी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही है। और एक शख्स के लिए तुम मरने जा रहे हो। तुम्हारी नज़र में मौत इतनी आसान है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स की कदर नहीं है। अगर तुम्हें वो उस कदर ऐसे मरा हुआ देखेंगे, उन पर क्या गुजरेगी। ऐसा कहकर जिस लड़की ने अपनी कलाई पर नाइफ रखा था उसकी पकड़ लाइफ पर ढीली होने लगती है और वह उसे लड़की की बातों से सहमत भी होती है, लेकिन वह करने को मंजूर नहीं थी, क्योंकि जिस शख्स से वह मोहब्बत करती थी वह बेपनाह मोहब्बत करती थी और उसे शख्स ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। वही वह लड़की जिसने अपने हाथ में नाइफ लिया था, वह अपने परछाई को देख कर कहती है, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मोहब्बत की है उस इंसान से, और उस इंसान ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया और मेरे बारे में सोचा भी नहीं। उसने, वो जानता है कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और कब से करती हूँ, ये भी जानता है, लेकिन जानकार भी वह अनजान बन रहा है और उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। ये बात कहते हुए 10 लड़की की आंखों से बेशुमार आंसू गिर रहे थे और वह लड़की हिचकी बंद कर बेतहाशा रोने लगी। आखिर मोहब्बत में नाकामयाबी किसे पसंद आती है। और फिर अपनी बात को आगे बढ़ते उसकी परछाई उससे कहती है, यही से तो कह रही हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल करो, वह तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम उनकी औलाद हो, वह तुम्हें बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और तुम हो कि अपनी जान देने पर तुली हो। मत दो, जान में बहुत कीमती होती है ये जान, भूलो मत तुम कौन हो। तुम मीरा राजावत हो, राजावत खानदान की सबकी लाडली, तुम्हार अपने अक्स। ये बात सुनकर वह लड़की बेतहाशा रोने लगी। आखिर सच ही तो कह रही थी उसकी परछाइयों से। कुछ ही पलों में मीरा शांत होती है।
मीरा वैसे ही चलकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और मिरर में खुद को देखकर एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आता है कि उसने क्या हालत बनानी थी अपनी। बाल इधर उधर बिखरे पड़े थे, आंखें रोने की वजह से सजी हुई थी, आंखों के नीचे डक सर्कल आया हुआ था और चेहरे पर पहले वाली रौनक नहीं थी। मीरा अपने आप को खुद आईने में देखकर अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर खुद से यह बात कहती है। खुद से ही यह ठान कर मीरा अपने आंसुओं को पोंछती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर मीरा वॉशरूम से बाहर आती है और वार्डरोब की तरफ चली जाती है। वार्डरोब से कपड़े पहनकर मीरा बाहर आती है तो उसने इस वक्त सिर्फ शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे और अपने बालों को उसने जुड़ा बनाया हुआ था, इसकी कुछ लतें गालों पर आ रही थी। मीरा बाहर आकर किचन की तरफ जाती है और वहां अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनती है क्योंकि उसे इस वक्त अपने सर में बेहद दर्द हो रहा था। वह अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपनी रूम की ग्लास वॉल पर कर्टन को सही करती है, फिर अपने बेड पर आकर लेट जाती है। इस दौरान मीरा की आंखें और चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो गया था, उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे कि तभी मीरा से गलती से टीवी का रिमोट दब जाता है और इत्तेफाक कहे या कोइंसिडेंस क्योंकि टीवी पर एक न्यूज़ चैनल लग था और उसे पर चल रही न्यूज़ को देखकर मीरा की आंखों से आंसू फिर से बहने लगते हैं। मीरा जो COFFE पी रही थी, न्यूज़ सुनकर उसकी नज़रें टीवी पर टिक जाती है। उसके आंख जो एक्सप्रेशन लेस थी उनमें आंसू आने लगता है। वो अपनी डब्बाएं आंख से TV 1 तक देख रही थी, उसकी हाथ से COFFE का कप गिरकर टूट जाता है और वो बदहवास सी टीवी की तरफ देखती रहती है। उसने टीवी का रिमोट ढूंढा और टीवी पर चैनल ऊपर नीचे करके देखने लगी। हर न्यूज़ चैनल पर वही न्यूज़ देखकर उसका दिल मानो टूट सा गया। वो बेबस नजरें, उन आंखों में आंसू और उन आंसू में उम्मीद और उस उम्मीद में उसका दिल सब चकनाचूर हो गया। एक धम की आवाज़ से वो बेड पर गिर गई और बेतहाशा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारो जार निकल रहा था। वो बस रोए जा रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों, आखिर क्यों? खुद से ही बात करते हुए वो रोती रही। उसकी आंखों से नींद गायब सी हो गई थी। ओ गॉड, इतना रुलाया है राइटर ने अपनी फीमेल कैरेक्टर को। यार, इसे पढ़कर तुम मेरी आंख में आंसू आ गए। कितनी बुरी लेखक है, पहले ही चैप्टर में अपनी फीमेल कैरेक्टर को इस कदर रुला दिया। इसे पढ़कर तो मैं इतना रोई हूँ। लोग कितना रोए होंगे, कितना रोए होंगे। खैर, अब क्या कर सकते हैं। मेरा तो अब इसे पढ़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। यह है सिया शर्माया, एक अनाथ आश्रम में रहती है बचपन से ही और बहुत खूबसूरत है। आज भी अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर आई थी तो अपने दोस्तों से अलग हटकर लिए अपनी नोवेल पढ़ने यहाँ बैठी थी, जो पहले ही चैप्टर को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई है। ये कहते हुए एक लड़की जो कि एक गार्डन टाइप एरिया में बैठी थी और उसके हाथ में वह बुक थी और वह बेंच पर बैठी हुई थी और उसे बुक को अपने साइड में रखकर सामने आसमान में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वह जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने 4 से 5 आदमी खड़े थे और उसे काफ़ी गंदी नज़र से खुल रहे थे। वो लड़की ने उन लोगों को इग्नोर किया और सामने ढल रहे हैं नज़ारे की देख रही थी। कितने भी उनमें से एक आदमी आगे आता है और उसे लड़की के दुपट्टे को पकड़कर खींच लेता है। उस हमले से लड़की संभाल नहीं पाई थी और उसकी एक चीख उस जगह गूंज गई। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि वह शांत जगह में उसकी चीख सुनकर आसपास के पेड़ पर बैठे जितने जानवर थे वह उड़ जाते हैं। वही वह लड़की जो अपने सामने दल रहे नज़ारे को देख रही थी, वह समझ चुकी थी कि अब वह इन हैवानों का शिकार होगी, इसलिए वह अपने एक हाथ में बुक पढ़ती है और दूसरे ही पाल वहां से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो लड़की पहाड़ी की छोर पर आकर खड़ी हो गई थी और उसके पीछे वह चारों इंसान भी आ गए थे और उसे लड़की को ऐसी हालत में देखकर वह जोर जोर से हंसने लगे थे। वही वह लड़की अपनी आंखें बंद करके एक पल आगे देखते तो दूसरे ही पल अपने पीछे देती, क्योंकि पीछे बहुत गहरी खाई थी और यह जगह काफ़ी खतरनाक भी थी, लेकिन उसने आज यहाँ रुकने का फैसला लिया था। असल में वह यहाँ अपनी दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर आई थी, अपने दोस्तों से दूर हटकर वो यहाँ आ गई थी यह बुक नोवेल पढ़ने एक सुकून जगह पर, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। वह आंखें बंद करके एक बार भगवान जी को याद करती है और फिर आंखें खोलकर अपने सामने खड़े इन दरिंदों को देखते हैं जो उसके करीब बढ़ रहे थे, लेकिन वह दरिंदे उसे भी पाते उससे पहले ही उनके सामने खड़ी लड़की ने खाई में छलांग लगा दी। वह लड़की जो खाई में गिर रही थी, इस वक्त उसके हाथ में वह किताब थी और उसे किताब से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और उसे लड़की ने आंखें बंद करके भगवान जी से बस अपनी आखिरी पल में यही कहा कि भगवान जी उसे दोबारा जन्म दे तो एक अच्छी जिंदगी दे, यह जिल्लत और दुख भरी भरी जिंदगी से नहीं चाहिए थी। धीरे धीरे करके उसे लड़की की आंखें बंद हो गई और जैसे ही उसे लड़की की आंखें बंद हुई वैसे ही उसने बुक से तेज रोशनी निकाली और कुछ ही पल में वहां सन्नाटा छा गया।
लेक्चर 2 मीरा का मुंबई से जाना। अब तक मीरा ने पूरी रात रोते हुए गुजर रही थी। वह उसे अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। न जाने उसके दिलो दिमाग में किसका ख्याल चल रहा था, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। अब आगे सुबह के वक्त मीरा की आंखें जल्दी खुल जाती है, क्योंकि मीरा की आदत थी सुबह जल्दी उठने की। आज भी वह अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठ गई थी और वह सबसे पहले जाकर वॉशरूम में फ्रेश होती है और फिर मिरर के पास आकर खुद को देखते हैं। आज वह उसे काले रंग के पीछे नहीं छपी थी, आज उसका असली रंग उसके सामने था। वह दूध सा गोरा रंग और झील सी कली गहरी आंखें और उन आंखों में दुनिया जहाँ की मासूमियत और एक अजीब सा खालीपन और उदासी। वह लंबे बाल जो कमर तक आते थे, फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल कमल का था। मीरा एक तक खुद को मिरर में देख रही थी। मीरा अपनी नजरें हटाकर जब ड्रेसिंग टेबल पर डालती है तो एक साइड उसे एक एक पाउडर नजर आता है जो कि डार्क ब्राउन कलर का था। मीरा को याद आता है कि हर रोज यही तो लगाकर जाती थी कॉलेज, ताकि कोई उसकी असली खूबसूरती, असली चेहरा देखकर यह ना पहचान ले कोई कि वह कौन है। मीरा का आज कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था और ना वह जाना चाहती थी। वह जाएगी तो हर रोज की तरह उसका सामना फिर से इस शख्स का होगा और उसे शख्स को देखकर मीरा कमजोर पड़ जाएगी, जो वह नहीं चाहती थी। खैर, मीरा अपने बालों का एक ढीला से जुड़ा बनाकर किचन की ओर चली जाती है। वहां जाकर सबसे पहले हो किचन के साइड बनी एक मंदिर थी, वहां जाती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। उसकी आंखों से आंसू की बूंद छलक पड़ती है और आंखों से गल तक का सफर तय करती है। थोड़ी वक्त में मीरा अपनी आंखें खुलती है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थी। वह अपनी आंखें साफ करके बाहर गेट की तरफ बढ़ जाती है। मीरा जब बाहर का गेट खोलते हैं तो 2 दूध की पैकेट थी और उसी के साथ एक बुके जो रेड रोज का था वह रखा हुआ था। मीरा उसे बुके को देखकर गहरी सांस लेती है और दूध का पैकेट उठा लेती है और उसी के साथ मीरा आज वह रोज भी उठा लेती है। वह अंदर लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर दोनों सामान रख देती है। मीरा काफी देर तक उसे रेड रोज को देख रही थी। ना जाने क्यों उसे हर रोज अपने घर के बाहर यही रोज और हर रोज उसे यह रोज फ्रेश मिलते थे। मीरा काफी देर तक उसे रोज को देखती रहती है और फिर अपने ख्यालों को झटककर वह किचन की ओर चली जाती है। किचन की ओर चली जाती है और सबसे पहले चाय बनती है, फिर अपने लिए पोहा बनती है और ब्रेकफास्ट करके वह अपनी रूम की तरफ चली जाती है। मीरा के चेहरे पर आज ना तो मुस्कुराहट थी, ना ही किसी तरह के भाव। अगर कुछ था तो उसकी आंखों में उदासी थी और वह बहुत ज्यादा थी। मीरा जब अपने रूम में जाती है तो वह अपने वार्डरोब की तरफ चल जाती है और वह वार्डरोब से एक सूटकेस निकलती है और उसमें अपने सारे कपड़े रख दो। अपनी जरूरत का सामान रखकर उसे सूटकेस को पैक करती है और पैक करने के बाद वह उसी बेड पर बैठ जाती है। और उसके दिलो दिमाग में न जाने क्या चल रहा था, ये तो वह भी बता सकती थी। वह उठती है और फिर अपना सूटकेस लेकर बाहर आती है। अपनी ज़रूरत का सामान लेती है, जैसे कि फ़ोन और भी कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेती है। बाहर आकर वह किसी को कॉल करती है तो थोड़ी ही देर में गेट पर नॉक होता है। मीरा जब गेट खोलते हैं तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कि 50 से 55 साल का था और काफ़ी दुबला पतला था और उसने चश्मा लगाया था। बार बार वह अपने चश्मे को सही कर रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह मीरा को देखते हुए अंदर आता है। मीरा उसे अंदर आने देती है। वह शख्स जाकर सोफे पर बैठ जाता है और मीरा उसे लाकर पानी का गिलास देती है। मीरा अपने सारा सामान लेकर हाल में आ जाती है और जहां वह शख्स बैठा था, मीरा एक नज़र उसे पूरे फ्लैट को देखते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पूरे 3 साल गुजारे थे। उसे फ्लैट से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी और उसकी नज़र सबसे पहले उन फूलों पर जाती है जो हर रोज कोई उसे यह रेड रोज भेजता था और वह भी फ्रेश। मीरा डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है और उसे टेबल पर रखा हुआ रोज उठाकर एक बार उसे जी भर के निहारता है और फिर उसे रोज को अपने हाथ में लेकर उसे फ्लैट से बाहर आ जाती है। और थोड़ी ही देर में मीरा और वह शख्स घर के बाहर खड़े थे। मीरा उसे अपने हाथों से वह चाबी देती है जो उस फ्लैट की थी और एक सिंपल सा गुड बाय कहकर उसे बिल्डिंग से बाहर निकल आती है। मीरा जब बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो वहां पर उसकी कब खड़ी थी जो उसने कुछ देर पहले बुक किया था। मीरा उसे कब में बैठ जाती है और फिर वहां से उसकी गाड़ी चल पड़ती है एयरपोर्ट की तरफ। मीरा जब गाड़ी में बैठी थी तो उसने किसी को मैसेज कर दिया था। थोड़ी ही देर में उसकी कार आकर एक एयरपोर्ट पर रुकती है। मीरा की कब जब वहां जाकर रुकती है तो उसी के साथ 3-4 गाड़ियां आकर लाइन से कतार में खड़ी हो जाती है। मीरा उसे कर से निकलती है। इस दौरान उसके हाथ से वह रेड रोज मौजूद था, उसने इधर उधर कहीं भी नहीं रखा। और वह जो 3-4 गाड़ियां अगर रुकती है उसमें से हत्ते कैट इंसान जिन्होंने ब्लैक कोट ड्रेस पहन रखी थी वह सभी आकर मीरा के साथ चलने लगते हैं और मीरा भी उनके साथ चलने लगती है। थोड़ी ही देर में मीरा एक प्राइवेट जेट में बैठी थी और उसे जीत पूरी मुंबई का नज़ारा दिख रहा था। मीरा उसे मुंबई को सा देखकर गहरी सांस लेती है और अपने मन में खुद से कहती है, जा रही हूँ तुमसे दूर, इस शहर से दूर। यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी यादें मुझे जीने नहीं दे और तुम्हारे धोखे मुझे याद आते रहेंगे।
जानती हूँ मेरी मोहब्बत एक तरफ थी, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। आई होप अब जो तुम जिसके साथ भी हो तुम खुश रहो। अब पता नहीं कब यहाँ होगा, आऊंगी भी या नहीं ये भी नहीं पता। इतना कहते ही मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू के कतरे बह जाते हैं। मीरा जा तो रही थी यहाँ से, इस शहर से दूर, लेकिन उसकी किस्मत इस शहर से ही जुड़ चुकी थी और वह जोड़ने वाली खुद थी, उसे यह खुद नहीं पता था। अब यह आगे चलकर पता चलेगा। थोड़ी देर में वह प्राइवेट जेट उड़ान भरता है और अपने मंजिल की ओर रवाना हो जाता है। कुछ घंटे में ही वह प्राइवेट जेट राजस्थान उदयपुर आकर रुकता है। उसमें से मीरा निकलती है और चलते हुए उन गाड़ियों के काफिले के पास जाती है जहां ढेर सारी गाड़ियां कतार में खड़ी थी। मीरा उन गाड़ियों में से सबसे लग्जरियस गाड़ी में बैठ जाती है और उसे गाड़ी का काफिला राजस्थान उदयपुर की तरफ बढ़ जाता है। चैप्टर मीरा का राजस्थान जाना। अब तक मीरा खुद को अब तक काफी हद तक संभाल चुकी थी और वह फ्रेश होकर सो जाती है। जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वह फ्रेश होकर अपना डेली रूटीन के हिसाब से उठती है और फिर फ्रेश होकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। वह मिरर में खुद को देख रही थी, या यूं कहे ये काफी अर्थ से बात, वह अपने असली रंग में खुद को देख रही थी, क्योंकि मीरा की रियल ब्यूटी उसके काले रंग के नीचे छिपी थी और आज उसका काला रंग उसकी आंखों से कोसों दूर था और वह अपने असली रंग में थी, उसका दूध सब गोरा रंग, काली गहरी आंखें और उन आंखों में दुनिया जहां की उदासी, और उसके बाल जो कमर तक लंबे आते हैं। उसने इस वक्त रेड और वाइट कलर की कुर्ती प्लाजो सेट पहन रखा था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसका गोरा रंग इसमें निखरता हुआ आ रहा था। मीरा सबसे पहले जाकर पूजा करती है। पूजा करने के बाद वह सबसे पहले जाकर गेट खोलते हैं। गेट खोलते हैं तो उसकी नज़रें सबसे पहले जाकर उसे लाल गुलाब पर पड़ती है, जो उसे हर रोज कोई भेजता था, और कौन भेजता था यह उसे आज तक पता नहीं चला। मीरा ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसे कौन भेजता है। वह हर रोज वह बुलावा था और मीरा उठाकर उसे अपने घर में रख लेती। ऐसा नहीं है कि उसने जाने की कोशिश नहीं की, जाने की कोशिश बहुत की, लेकिन उसे सच का पता कभी चल ही नहीं कि उसे कौन भेजता है, क्योंकि हर रोज कोई आकार सबसे पहले वह रोज रख कर चला जाता। मेरा सबसे पहले अपने लिए चाय बनती है और फिर पोहा बनती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और वहां से अपना सामान पैक करती है और एक नज़र उसे घर को काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देखकर उसे घर से निकल जाती है। उसे घर का ओनर भी आ गया था, जो कि मीरा नहीं उसे बुलाया था। उसे चाबी देकर मीरा वहां से अपनी बुक की हुई कब में बैठी है और चली जाती है। उसकी गाड़ी आकर एक एयरपोर्ट पर रुकती है और वहाँ उसकी गाड़ी के पीछे ही 3-4 गाड़ियों का काफिला था, जिनमें से हत्तेकैट इंसान जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी वह जाकर मीरा को प्रोडक्ट करते हैं और फिर मीरा अपने प्राइवेट जेट की तरफ चली जाती है। मीरा राजस्थान उदयपुर पहुंच चुकी थी। अब आगे मीरा जब राजस्थान उदयपुर पहुंचती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि यह उसकी जन्मभूमि थी, उसका जन्म यही राजस्थान में हुआ था। मीरा की आंखें इसलिए नाम नहीं हुई थी, मीरा की आंखें इसलिए नाम हुई थी कि उसे अपना परिवार मिलेगा और सबका प्यार मिलेगा। वह अनाथ थी ना पिछले जन्म में, बस यही सोचकर मीरा की आंखें फिर नम हो जाती है। मीरा वहां की हवाओं को महसूस करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है, जो कि वहां काफी वक्त से खड़ी थी। मीरा उसे गाड़ी में बैठकर अपना सफर तय करने लगती है। तकरीबन आधे 1 घंटे का सफर तय करके मीरा की कार आकर राजावत हवेली के बाहर रुकती है। राजावत हवेली इस वक्त किसी दुल्हन की तरह सजी थी। मीरा गाड़ी से उतरती है तो सामने देखती है उसका सारा परिवार सामने खड़ा था और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मीरा भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेती है और वह दौड़कर जाकर सबसे पहले एक आदमी के गले लग जाती है। वह आदमी कोई और नहीं मीरा के पिता ओमकार राजावत थी। आ जाते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर, जो कि जरूरी है। मीरा के दादाजी राजवर्धन राजावत, उनकी बीवी सुनंदा राजावत, मीरा की दादाजी दादी जी, मीरा के बड़े पापा अखंड राजावत और उनकी बीवी यानी कि मीरा की बड़ी मम्मी आकृति राजावत। इनको भी 2 बच्चे हैं। मीरा के पापा ओमकार राजावत, मीरा की मां सोनाली राजावत, इनकी बस एक ही औलाद है और वह है मीरा यानी कि अपनी हीरोइन। मीरा के चाचा आयुष्मान राजावत और उनकी बीवी अर्पिता राजावत, और उनके 2 बच्चे हैं। मीरा के बड़े पापा के बच्चे, जो कि मीरा से बड़े हैं, 2 भाई बहन हैं। ओस्तेत्वा राजावत, आस्था राजावत, ये दोनों मीरा से बड़े हैं। मीरा के चाचा के बच्चे अभिषेक राजावत और ऋषभ राजावत, ये दोनों भी मीरा से बढ़ और मीरा अपने घर में सबसे छोटी है और सबकी लाडली भी। आते हैं अब कहानी पर। मीरा सबसे पहले जाकर ओमकार जी के गले लगाती है। ओमकार जी भी उसे सबसे पहले अपने गले लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी बेटी आखिर 3 साल बाद वापस आई थी। मीरा की माँ आगे आता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। मीरा अपने पापा के सीने से अपना चेहरा निकालकर अपनी माँ की ओर देखते हैं और अपनी माँ के सीने लग जाती है, क्योंकि आखिर वह भी तो उनसे 3 साल तक अलग थी।
यह मीरा की ही जिद थी कि वह बाहर जाकर पढ़ाई करे और उसकी जीत आखिर कोई सुनता भी कैसे नहीं, क्योंकि घर में सबकी लाडली थी वह। मीरा की माँ जल्दी से उसकी आरती उतारती है और फिर मीरा अपने पापा से अलग होकर अपने बड़े पापा से मिलती है, फिर चाचा से मिलती है और बड़ी मामा और चाची से भी मिलती है। दादा दादी जी भी मौजूद थे तो उनसे भी मिलती है। मिलने के बाद वह सबके साथ अंदर चली जाती है। मीरा जब अपने कदम हवेली के अंदर रखती है तो उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। यह उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसने उम्मीद नहीं की थी इस चीज़ की उसके घर वाले उसका इतना अच्छे से स्वागत करेंगे। मीरा अपना हाथ हवा में उठाकर गोल गोल घूमने लगती है क्योंकि उसे यह बेहद पसंद था और उसका यह अंदाज देखकर बाकी सभी घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिर घर की लाडली बेटी वापस आई थी। मीरा किसी एक की नहीं, हर किसी की जान थी, हर किसी की जान उसके अंदर बसती थी। मीरा जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके तीनों भाई और एक बड़ी बहन उसकी आंखों के सामने खड़े थे और वह भी मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाए थे। मीरा दौड़कर चारों को एक साथ हग कर लेती है, यानी कि ग्रुप हग कर लेती है। परिवार वाले सारे उन सभी को देखकर मुस्कुराते हैं और मीरा की माँ की आंखें तो नम हो जाती है। थोड़ी वक्त में सारे बच्चे लिविंग हॉल में बैठे थे और कोई भी मीरा को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन दादाजी सभी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि मीरा कुछ छोड़े और वह फ्रेश हो जाए, जाकर सबके साथ डिनर कर ले, क्योंकि अब मीरा यही रहेगी। मीरा अपने रूम में जाती है। आज 3 सालों बाद उसे रूम को देखकर मीरा की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि यह वही रूम था जहां वह रहती थी, सोई थी। उसका रूम आज भी वैसे ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। उसकी पसंद की किताबें और वह फेवरेट जगह जहां वह बुक नोवेल्स पढ़ा करती थी, फेवरेट सस्पेंस थ्रिलर वाली उसके बहुत सारे शौक थे। उन शौक में से एक शौक उसका नवल पढ़ना था। मीरा जल्दी से जाकर अपने रूम में फ्रेश होती है और नीचे चली जाती है जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे, और वह जाकर सबसे पहले अपनी भाइयों की बगल में बैठ जाती है। सबसे पहले उसके तीनों भाइयों से एक एक बार खिलाते हैं और फिर मीरा अपनी माँ के हाथों से खाने लगती है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ बहुत मिस की थी। सिया आज दिल से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और खुश हो भी क्यों ना, उसे खाने को अपना परिवार मिल गया था। अपना परिवार जो अब उसका था, उसकी माँ, उसके बाबा, उसके दादा, उसकी चाची, उसकी चाचा, उसकी बड़ी माँ, उसकी बड़ी पापा, सब मिल गए थे। बड़ा भाई, बड़ी बहन, सारे रिश्ते मिल गए थे उसे यहाँ, इसीलिए वह आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी और इस बात की खुशी मना रही थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने काफ़ी कुछ चला था। एक अनाथ होने की वजह से लोगों से गिरी नज़र से देखते थे, लोग उसे गंदा खून क्या कर बनाते थे, एक नाजायज़ औलाद का कर बुलाते थे, किसी की सेटिस्फैक्शन का फल बताते थे। अब इंसान तो इंसान कोई भी हो, वह ये सब सुनकर अंदर तक टूट ही जाता है। इसलिए अभी यह सुनकर उसे वक्त कहीं टूट गई थी। उसे अपने माँ बाप से नफरत होने लगी थी, जिन्होंने उसे पैदा करके ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि उनकी बेटी जिंदा है कि नहीं। सिया जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसे ये सच पता चला गया कि उसकी माँ बाप ने उसे क्यों छोड़ा था एक अनाथों की जिंदगी जीने के लिए। मीरा को जब पता चला था कि उसके माँ बाप एक लड़का चाहते थे, ना कि लड़की चाहते थे, इस वजह से उसे और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। उसे अपने वजूद से, अपने रगों में दौड़ रहे उसे खून से भी नफरत हो गई थी कि आखिर कौन इंसान आजकल के जमाने में लड़का और लड़की में मतभेद करता है। और ऐसा कई जगह होता है, ये सिर्फ एक ही जगह नहीं, कई जगह होता है कि लोग लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं, लड़की को पारिवारिक दायरे में रहने को कहते हैं और लड़के को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। सिया भी उसे चीज का शिकार हुई थी, जहां लोग लड़कियों को एक बोझ समझते थे और लड़की को अपने वश बढ़ाने वाला। सिया के माँ बाप ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह एक लड़की थी, और आजकल के ज़माने में लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं करते थे, लोग लड़की और लड़के को बराबर समझते थे। लेकिन सिया के पेरेंट्स ना जाने किस ज़माने में जी रहे थे कि उन्होंने लड़की और लड़के में मतभेद किया। उन्होंने लड़की हो जाने पर लड़की को एक नाथों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया और खुद लड़के के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रहे थे। सिया को छोड़ दिया लोगों को उनके ताने सुनने के लिए, उनकी गली कटे सुनने के लिए, और सिया के साथ सभी ने दुर्व्यवहार किया था। वह जी अनाथ आश्रम में रहती थी, उसे अनाथ आश्रम की सिर्फ एक में थी जो सिया की परवाह करती थी, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं था किसी और क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कब खा रही है, कब नहीं खा रही है, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। सिया अपने दिमाग में आए ख्यालों को पूरी तरह से झटक कर अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा देती है। कुछ ही वक्त में सब लोग अपना डिनर करके लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं। सब लोग डिनर करके लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं और मीरा भी उन सभी के साथ बैठ जाती है। उसने अपनी बड़ी मामा की गोद में कर रखा था और उसका पर उसकी चाची ने अपनी गोद में रखा था, क्योंकि उसके भाइयों के अलावा वह अपने घर के सभी मेंबर की लाडली थी। और उसकी बड़ी मामा उसका कर सलाहकार लोरी सुना रही थी, क्योंकि मीरा की हमेशा से आदत थी अपनी बड़ी माँ से लोरी सुनकर सोने की। आज 3 साल बाद उसकी यह आदत देखकर सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है और लोरी सुनाते सुनाते उसकी बड़ी माँ की आंखें भी नम हो जाती है। वह काफी प्यार से मीरा के बालों को सहलाते हुए लोरी सुना रही थी। उनकी आवाज में एक भारीपन था।
मीरा के बड़े पापा जब अपनी वाइफ की आवाज में भारीपन महसूस करते हैं तो वह आंखों से ही अपनी वाइफ को मना करते हैं कि ना रो, वरना मीरा भी बहुत जल्दी रोने लगती थी। थोड़े ही वक्त में मीरा सो जाती है और उसका बड़ा भाई अभिषेक उसे अपनी बाहों में हिफाजत से उठाकर उसके रूम की तरफ बढ़ जाता है और वही उसके पीछे पीछे आस्था, ऋषभ और अस्तित्व उन दोनों के पीछे चला जाता है। सभी बच्चों को जाता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर सभी धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। अब कल का नया सवेरा किसी की जिंदगी में नहीं जीने की उमंग लाने वाला था तो किसी के लिए खुशियां। चफोर राजावत हवेली। अब तक मीरा मुंबई शहर छोड़कर राजस्थान उदयपुर आ चुके थे। राजावत खानदान की सबसे लाडली पोती थी वो। उसके 3 भाई थे और एक बड़ी बहन थी जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। घर के सभी मेंबर मीरा को दिल और जान से चाहते थे। आखिर उसे घर की सबकी लाडली और सबसे छोटी पोती थी। मेरा यहाँ अगर काफी सुकून महसूस हो रहा था। मीरा को सबके साथ रहकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार दिया। फिर वह मुस्कुराहट दिखावे की थी, यह मेरा ही बता सकती थी। वह सभी के साथ रहकर काफी अच्छे से बातें कर रही थी। मीरा ने सभी के साथ बैठकर डिनर किया क्योंकि आज उसकी पसंद का खाना बना था। उसकी माँ ने उसे अपने हाथों से खिलाया। सभी मेंबर ने उसे अपने हाथों से एक निवाला वाला खिलाया। सभी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मीरा अपनी बड़ी माँ की गोदी में सर रखकर लेट जाती है और उसकी बड़ी माँ उससे प्यार से लोरी सुनाती है। मीरा की सो जाने के बाद उसके तीनों भाइयों से लेकर उसके कमरे की तरफ चले जाते हैं और बड़े ही ध्यान से उसे बिस्तर पर लेटकर उसे ब्लैंकेट से कर करते थे और फिर बारी बारी तीनों भाई उसका माथा चुनकर उसे जी भर के निहार कर उसे रूम से चले जाते हैं। अब आगे उनके जाने के बाद में रात अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह उदासी में बदल जाती है और उसकी आंखें जो अभी तक ठीक थी उन आंखों में आंसू भर जाता है। मीरा अपनी जगह से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। मेरा अपना सर बेड के हेड एरिया से टिक कर बैठ जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। जो दर्द वह सबसे छुपा कर रखा था उसने अपनी आंखों में वह अब उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था। उसके रोने की आवाज बाहर न जाए इसलिए वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। हाँ, ये सच था कि उसके चेहरे पर जो अब तक मुस्कुराहट थी वह बस उसकी फैमिली के लिए थी, ताकि उसकी फैमिली उसे उदास देखकर परेशान ना हो। आखिर 3 साल बाद मिल रही थी उनसे। वह इसलिए भी उदास नहीं थी क्योंकि वह अपने भाइयों को जानती थी कि उसकी आंखों में आंसू देखकर वह उसे वजह कुछ जमीन चिढ़कर निकलेंगे, जो वजह वह नहीं बताना चाहती किसी को। मीरा की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। थोड़ी ही देर में मीरा की आंखें बिल्कुल सुखलाल हो जाती है रोने की वजह से और वह वैसे ही बेड पर बैठी रहती है। उसकी आंखें एक तक सामने दीवार को देख रही थी। उसकी आंखों में वह अजीब सा खालीपन था। उसकी आंखों से अब आंसू भी नहीं बह रहे थे। उसकी आंखों से वह आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर उसके निशान जरूर थी। ऐसे ही उसे दीवार को देखते देखते मीरा कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह का वक्त, राजावत हवेली। मीरा अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठ जाती है। इस वक्त सुबह के 4 बजे बज रहे थे। वह उठकर सबसे पहले फ्रेश होती है और उसने इस वक्त राजस्थानी लिबास बना हुआ था जो कि वहाँ की राजकुमारियाँ पहना करती थी। मीरा का राजस्थानी कपड़ा जो कि रेड और वाइट कलर का था, जिसमें मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह फ्रेश होकर सबसे पहले नीचे जाकर मंदिर में पूजा करती है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह सभी लोग मंदिर की ओर आ जाते हैं। सभी अभी तक फ्रेश चुके मीरा जब अपनी आरती करके पलटती ही है तो अपने पीछे अपने परिवार वालों को देखकर वह काफ़ी खुश होती है। हाँ, ये खुशी दिखावे की थी, लेकिन वह अपना दुख बात कर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने परिवार वालों के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए रखी। योजक चिन्ह। मीरा के दादाजी राजवर्धन राजावत, उनकी बीवी सुनंदा राजावत, मीरा की दादाजी दादी जी, मीरा के बड़े पापा अखंड राजावत और उनकी बीवी यानी कि मीरा की बड़ी मम्मी आकृति राजावत। इनको भी 2 बच्चे हैं। मीरा के पापा ओमकार राजावत, मीरा की मां सोनाली राजावत। इनकी बस एक ही औलाद है और वह है मीरा यानी कि अपनी हीरोइन। मीरा के चाचा आयुष्मान राजावत और उनकी बीवी अर्पिता राजावत और उनके 2 बच्चे हैं। मीरा के बड़े पापा के बच्चे जो कि मीरा से बड़े हैं 2 भाई बहन हैं। अस्तित्व राजावत, आस्था राजावत, ये दोनों मीरा से बड़े हैं। मीरा के चाचा के बच्चे अभिषेक राजावत और ऋषभ राजावत, ये दोनों भी मीरा से बड़े हैं और ऋषभ अभिषेक से छोटा है। मीरा, ऋषभ और आस्था ये तीनों की बहुत अच्छे बनती है क्योंकि यह तीनों में ज़्यादा उम्र का फैसला नहीं है। लेकिन हाँ, मीरा, ऋषभ और आस्था 4-5 साल का गैप है दोनों से मीरा का, क्योंकि मीरा अभी सिर्फ 20 साल की है और मीरा अपने घर में सबसे छोटी है और सबकी लाडली भी। मीरा के दादाजी सबसे पहले आरती लेते हैं, फिर उसके बाद मीरा दादी जी को आरती देती है, फिर अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी को और फिर अपने माता पिता को और फिर चाचा चाचा को, फिर अपने भाइयों को आरती देकर सबको प्रसाद देती है।
सभी उसे प्यार से आशीर्वाद देते हैं। सभी खुश थी कि मीरा शहर में रहकर भी अपने घर के संस्कार और रीति रिवाज नहीं बोली थी। आज उसे फिर राजस्थान उदयपुर की राजकुमारी के रूप में देखकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सभी खुश थे मीरा के इस अंदाज से, क्योंकि सभी जानते थे कि मीरा कितने दृढ़ निश्चय वाली है। सभी जानते थे कि मीरा फिजिकली मेंटली बहुत मजबूत है, लेकिन आजकल मीरा की हालत से रूबरू हो कोई नहीं था और ना ही वह किसी को करना चाहती थी। मीरा सभी से झुककर आशीर्वाद लेती है और उसके बाद दादाजी के साथ गार्डन में टहलने चली जाती है। घर की सभी औरतें किचन में चले जाते हैं नाश्ते में जो बनने वाला था उसका बनाने के लिए। घर के सभी मर्द जाकर रेडी होने लगते हैं अपनी ऑफिस के लिए। मीरा अपने दादाजी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए अपने हवेली के ही गार्डन एरिया की तरफ चली जाती है और वह गार्डन एरिया काफी बड़ा था। उसे एरिया में तकरीबन कई सारे घर आ जाए इतना बड़ा था। उसी के पास एक फाउंटेन था जो बेहद खूबसूरत था। राजावत हवेली के बारे में तो हमने बताया ही नहीं, हम उसके बारे में डिटेल से बताते हैं आप सबको। राजावत हवेली वाइट कलर के संगमरमर पत्थर से बनी थी, जिसे हम ऑफ वाइट बोलते हैं, वही कलर था। बेहद खूबसूरत थी, कम से कम ये काफी बड़ा था। राजावत विला इंटर करते हैं, सबसे पहले एक बड़ा सा फाउंटेन दिखता है जो कि ऑफ वाइट कलर का था और उसके बाद तकरीबन कुछ दूर का सफर तय करके एक हवेली आती है। वह हवेली ऑफ वाइट कलर के संगमरमर पत्थर की थी। उसे देखकर ही लग रहा था राजस्थान उदयपुर की सबसे बड़ी हवेली है। अंदर एंटर करते हैं, सबसे बड़ा हॉल था। उसे हाल से आगे बढ़कर ऊपर की तरफ 2 सीढ़ियां जाती थी और यह हवेली कम से कम 3-4 फ्लोर की थी। नीचे वाले फ्लोर पर दादाजी और दादी जी रहते थे, उनके साथ उनके बड़े बेटे अखंड राजावत और आकृति राजावत उनकी बीवी का रूम था। सेकंड फ्लोर पर उनके दूसरे बेटे ओमकार राजावत और सोनाली ओमकार राजावत का रूम था। उन्हीं के साथ उनके छोटे भाई आयुष्मान राजावत और अर्पिता राजावत का कमरा था। तीसरी फ्लोर पर मीरा का और आस्था का रूम था और उसी के साथ ऋषभ का भी रूम थर्ड फ्लोर पर था। फोर्थ फ्लोर पर अभिषेक अस्तित्व का रूम था। ये दोनों का स्वभाव थोड़ा रूड और सकते हैं, क्योंकि दोनों ही राजावत इंडस्ट्रीज को संभालते हैं, जहां अस्तित्व राजावत इंडस्ट्री की बैकडोर अस्तित्व के हाथों है। अस्तित्व और अभिषेक दोनों मिलकर उसे इंडस्ट्री को संभालते हैं। वहीं उनकी दूसरी ऑफिस यानी कि राजावत इंटरप्राइजेज की कंपनी अखंड और ओमकार और आयुष्मान जी ये तीनों संभालते हैं। क्योंकि दादाजी ने अपने काम से छुआई ले ली है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटों और दोनों पोते को दे दी है। राजावत हवेली का हाल भी बहुत बड़ा है। हाल में एंट्री करते ही वहां बहुत बड़ा सा झूमर लगा है और उसी के साथ वहां पर एक एलईडी टीवी लगी है जो कि सारी फैमिली वाले एक साथ बैठकर देखते हैं। हाँ, वहां कुछ और रूम भी थे ताकि कोई गेस्ट आ जाए तो वहां रुक जाए, उनके लिए पूरा अलग से उसे हवेली में इंतजाम था। हाँ, थर्ड फ्लोर पर घर वालों के अलावा किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अस्तित्व और अभिषेक दोनों ही अपनी चीजों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे। उन दोनों का नेचर बिल्कुल अपने पापा से लगता है। जहाँ उनके पापा हंसमुख और अच्छे स्वभाव के थे, वहीं अभिषेक और अस्तित्व दोनों के चेहरे पर ना के बराबर भाव रहते थे और दोनों ही हर किसी से कम बोलते थे। अब हो गया इंट्रोडक्शन, अब कहानी पर आते हैं। सभी रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। मेरा भी अपने दादाजी के साथ वह करके अंदर आ जाती है। सभी मिलकर साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते। हम ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी मर्द अपने काम जाने की ऑफिस के लिए चले जाते हैं और सभी औरतें घर के कामों में लग जाती है। वहीं मीरा और आस्था दोनों आराम से वक्त बिताती है, एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। सबका दिन यूं ही गुजर जाता है, काम करके फिर पूरा देने से ही करता है। फिर रात होती है, रात को सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं और फिर सभी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जगह एक रूम में एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास थी, वह शर्टलेस अपने रूम के ग्लास विंडो के पास खड़ा था। चांद की रोशनी में चमक रहा उसका बदन किसी हीरे की तरह। उसकी राइट साइड चेस्ट कसीब में एक टैटू बना हुआ था और वह टैटू बेहद आकर्षक लग रहा था। उसे शख्स के हाथों में पेंटिंग ब्रश थे और दूसरा हाथ मिरर वॉल पर रखा हुआ था। उसकी आंखें हेजल ग्रे कलर थी और हल्की बड शार्प नोज उसके चेहरे पर जच रही थी। हालांकि उसकी आंखों में अभी कई इमोशन थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। उसके 8 पैकेट्स जो दिखने में बेहद आकर्षक लग रहे थे और उसने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था। वह कुछ पल तक उसे मिरर वॉल से खड़े होकर उसे चांद को देखता रहता है और फिर उसे चांद को देखते हुए अपनी आंख बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आकर गुजर जाता है और वह अपनी आंखें खोल देता है। उसके चेहरे पर अनायासी एक देवल मुस्कुराहट आ जाती है और वह वैसे ही मुस्कुराते हुए किसी संकी की तरह पलटकर उसे पेंटिंग की तरफ जाता है और उसे पेंटिंग पर हाथ फंकते हुए बड़ी सनक के साथ कहता है, जाना, बहुत हो गई अब ये दूरी बहुत जल्द खत्म होगी। उद्धरण चिन्ह, और बहुत जल्द तुम मेरी बाहों होगी। उस शख्स की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वह किसी से मिलने के लिए काफी बेताब है।
और उसे शांत माहौल में उसे शख्स की हंसी गूंज उठती है। जब 5 मीरा का फिर से मुंबई जाना। मीरा 3 साल बाद अपने घर अपने जन्मभूमि आई थी और सबके साथ उसने अच्छा वक्त बिताया था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। 1 महीने होने वाले थे मीरा को आए हुए। मीरा हर रोज रात उठ जाती थी क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी और सुबह वह जल्दी उठ जाया करती थी। अब आगे मीरा को आए हुए लगभग 1 महीना होने वाला था। इन 1 महीने में वह वापस मुंबई नहीं गई थी, हालांकि वह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आई थी। हालांकि उसके एग्जाम्स आने वाले थे, लेकिन वह फिर से उसे शहर जाकर उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे जाना तो था एग्जाम देने। रात को सभी डिनर करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, और वही मीरा भी अपने कमरे में चली जाती है। रोज की तरह अपनी डेली रूटीन फॉलो करके नहाकर फ्रेश होकर वह अपने बेड पर आकर लेट जाती है। मीरा बिस्तर पर लेटी थी सोने के लिए, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की थी सोने की, लेकिन वह हर बार की तरह इस बार भी नाकामयाब हो गई सोने में, और वह गहरी सांस लेकर अपने बेड से उठी और अपनी बालकनी की तरफ चली जाती है। मीरा जब बालकनी में जाती है तो वहां से उसे काफी खूबसूरत नज़ारा दिखता है, जो कि राजावत हवेली का गार्डन एरिया था, और उसे गार्डन में उसे बालकनी में चांद की रोशनी जो आ रही थी वह उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। मीरा उसे चांद को देखते हैं और देखती रहती है। मीरा की आंखों में जो नींद कुछ दूर थी, उदासी थी, अब उनमें आंसू आ जाता है। मीरा की आंख से बहता हुआ आंसू उसके गाल तक का सफर तय करता है, और मीरा एक तक उसे चांद को देखते हुए कहती है, मैं ही उसे शख्स की दीवानी थी, उसे तो मेरी फिक्र ही नहीं है। आज मुझे यहाँ आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, उसे पता भी नहीं होगा कि मैं वहां से दूर आ चुकी हूँ। मेरी मोहब्बत एक तरफा थी और एक तरफा रह गई। ऐसा कहते वक्त मीरा की आंखों में जो आंसू ठहरे थे वह जारो जार बहने लगे। मीरा की आंख में जो आंसू था उसे अपने हाथों से छू कर देखते हैं तो एक पल के लिए उसकी आंख हैरानी से बड़ी हो जाती है। हाँ, वो सिया थी, लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा था ये सब मीरा के साथ भी हुआ था। रोते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो कि दर्द भरी थी। मीरा उसे चांद को देखते हुए वही बालकनी में लगे झूले पर जाकर बैठ जाती है। वह झूला इतना बड़ा था कि मीरा उसे पर आराम से सो जाए। मीरा उसे चांद को देखते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सबकी आंखें तब खुली जब सबके कानों में एक मीठी आवाज जो कि मीरा की थी वह आरती कर रही थी। तब सब उठ जाते हैं और धीरे धीरे फ्रेश होकर तब जाकर आरती में शामिल हो जाते हैं। जब मीरा आरती करके पीछे पलटी है तो अपने सामने खड़े परिवार को देखकर मुस्कुराती है। अनाथ आश्रम में उसने यही ते सीखा था, सुबह जल्दी उठना, आरती करना और फिर खुद से नाश्ता बनाकर करना और फिर ऑफिस या कॉलेज के लिए निकल जाना। असल में किसी को वहाँ फर्क पड़ता ही नहीं था कि सिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कब आ रही है, कब नहीं आ रही है। उसे अनाथ आश्रम की केयरटेकर काफिला परिवार किसने की औरत थी, यह बात अचानक से मीरा की आंखों के सामने से आकर गुजर जाती है। वह अपने सामने परिवार को देखकर काफी खुश होती है और फिर सबको आरती देकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वहाँ सभी लेडीज पहुँचती है तो वहाँ पहले से ही सब कुछ रेडी था। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट पहले से रखा हुआ था। ब्रेकफास्ट में ज्यादा तो नहीं था, नॉर्मल बटर ब्रेड थी, ब्रेड जाम था और आलू का पराठा था जो कि खुद मीरा ने अपने हाथों से बनाया था, और एक तरफ पनीर का पराठा था और उसी के साथ दही मट्ठा और चाय थी, और जो चाय नहीं पीते थे उनके लिए काफी का इंतजाम था। और मीठे में मीरा ने सबके लिए जलेबी बनाया था। सिया को कुकिंग करना बेहद पसंद था, इसलिए आज उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। ब्रेकफास्ट रेडी देखकर सब हैरान थे कि इतनी जल्दी किसने ब्रेकफास्ट बना लिया। कि तभी पीछे मीरा की आवाज आती है जो उन सबको डाइनिंग टेबल पर बैठने से रोकने के लिए कह रही थी। मीरा की आवाज सुनकर सब एक जगह खड़े हो जाते हैं और मीरा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसे ही रोकना किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मीरा ने उन्हें क्यों रोक रखा है मीरा टेबल पर बैठने से। और उनकी आंखों में सवाल भापते हुए मीरा उन सभी के सवालों का जवाब देते हुए कहती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह सब की तरफ देखकर बेहद मासूमियत से कहती है, सॉरी, देरी के लिए माफी चाहेंगे, हम बस अभी है, तब तक सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मीरा की कही के अनुसार सपना अपनी आंखें बंद कर ली और ठीक 2 मिनट बाद उन सबको मीरा की आवाज सुनाई देती है जो आंखें खोलने के कह रही थी। तब जब आंखें खोलते हैं तो मीरा अपने हाथ में एक केक लेकर खड़े थे, उसकी को काफी अच्छे से डेको किया गया था। मीरा के हाथ में केक देखकर सब असमंजस में उसे देखने लगते हैं, लेकिन मीरा अपने हाथ में केक लिए अपनी बड़ी माँ और माँ की तरफ बढ़ती है। सबकी नजरें मीरा के ऊपर ही थी। क्या करूं, क्या करने जा रही है कि अगले पल मीरा की चाहती हुई आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है जो अपनी माँ और बड़ी माँ को मदर्स डे विश कर रही थी। हैप्पी मदर एस डे माँ और बड़ी माँ।
सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और मीरा अपनी आंखों से इशारा करते हुए अपनी माँ और बड़ी माँ को देखते हैं तो दोनों उसका इशारा समझकर उसके को कट करते हैं। कट करने के बाद सबसे पहले वो मीरा को खिलाती है और फिर उसे केक को साइड में करके अपने कदम फिर से अपनी माँ की तरफ बढ़ती है। मीरा अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपनी माँ को एक फूल देती है, फिर उसके बाद बड़ी माँ को और फिर दादी माँ को वैसे ही फूल देकर उन्हें कंग्रेचुलेट करती है। कंग्रेचुलेट करने के बाद वह लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और घर के सभी जेंट्स भी बैठ जाते हैं और सबको मीरा खान परोसती है। इतने अच्छे पकवान खाकर सभी का दिल खुश हो जाता है। मीरा उन सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर वह 10 दुनिया में आकर मीरा रायजादा की फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगी थी। हाँ, या अनाथ थी, इसलिए उसे जब अपनों का प्यार मिला तो वैसे भी मीरा मर चुकी थी। अब मीरा की बॉडी में जो सोल थी वह सिया की थी और सिया ही अब मीरा रायजादा थी। यह चीज़ उसने एक्सेप्ट कर ली थी और मीरा के लिए ये परिवार अब उसका परिवार था और वह इस परिवार की जान थी। धीरे धीरे कर मीरा सबसे करीब होती चली गई और फैमिली वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बताने लगी थी। इस बीच वह तो ये भूल ही गई कि उसके एग्जाम आने वाले हैं और उसे फिर से मुंबई जाना पड़ेगा। खैर वह बात की बात है, लेकिन वह अभी अच्छे से अपनी फैमिली के साथ अच्छे से वक्त बिताने लगी थी। ऐसे ही करके 1 महीना बीत जाता है, सब हंसी खुशी रहते हैं। अब वक्त आ जाता है मीरा के एग्जाम का, क्योंकि अभी मीरा 3rd ईयर में थी और उसका एग्जाम होना अभी बाकी था। इन 1 महीने में मीरा ने खुद को पढ़ाई में इस कदर डूबा दिया था कि वह सिर्फ पढ़ाई करती थी और जल्द कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और घर वाले भी उसकी इस मेहनत को देखकर काफ़ी खुश थे कि मीरा अपना ध्यान पढ़ाई में लग रही है। महीने बाद आज मीरा मुंबई वापस जा रही थी, क्योंकि यह एग्जाम उसे देना बेहद ज़रूरी था। इसके बाद ही मीरा आगे पढ़ने के लिए अब्रॉड जा सकती थी, लेकिन न जाने क्यों उसे मुंबई जाने में काफ़ी घबराहट हो रही थी। हाँ, उसने 10 नॉवेल का पहला चैप्टर ही पढ़ा था और उसने बीच बीच के चैप्टर भी पढ़े थे, लेकिन काफ़ी चीज़ स्किप करके पढ़ी थी, तो उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब मीरा की लाइफ में क्या होगा। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे याद था जब उसने ये चैप्टर पढ़ा था कि मीरा जब वापस मुंबई जाती है तो उसे फिर से वही शख्स नज़र आता है और मीरा उस शख्स को देखकर अपने आप को और रोक नहीं पाती, सबके सामने जाकर उसे अपने गले लगा लेती है और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तमाशा होता है और मीरा की फिर बेइज्जती होती है पूरे कॉलेज के सामने। और सिया ये सब ड्रामा नहीं चाहती थी। हाँ, अब वह मेरा नहीं थी, उसे शख्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो शख्स उसका था नहीं है तो उसके हिस्से में आया नहीं, इसलिए वह अपनी किस्मत डेस्टिनी पर यकीन करती थी कि जो चीज़ आपकी है वह लौट कर भी आपके पास आएगी और जो चीज़ आपकी नहीं है वह आपके हाथ आकर भी चली जाएगी, उसका ऐसा मानना था। अपने ख्यालों को झटक कर मीरा गहरी सांस लेती है और वह मन ही मन मिठाई लेती है कि वैसा कुछ भी नहीं करेगी। हाँ, मेरा होती तो वह करती भी, लेकिन सिया को डन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, वह पूरी तरह से इग्नोर कर देगी, उसे पूरा यकीन था। मीरा राजस्थान से मुंबई के लिए निकल चुकी थी, उसके एग्जाम कल से ही थे और उसके भाइयों ने उसका सारा इंतजाम कर दिया था कि वह कहाँ ठहरेगी, किस होटल में ठहरेगी, किसके साथ रहेगी। मीरा ने मना करना चाहा, लेकिन उसके भाई उसे लेकर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे कि उन्होंने मीरा के पीछे गार्डन की टीम लगा दी थी, जो हर वक्त मीरा के साथ रहेंगे। उनमें से 2 लोग मीरा के साथ हर पल रहेंगे और बाकी सब जब मीरा कॉलेज से बाहर आएगी तब साथ रहेंगे। मीरा ने भी ज़्यादा नानुकुर नहीं की और अपने साथ उन बॉडीगार्ड्स को ले जाने के लिए मान गए। मीरा मुंबई पहुंच चुकी थी, उसके साथ उसके गार्ड की टीम थी और मीरा इस वक्त एक 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी। अगली सुबह RSR कॉलेज, सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम हॉल के बाहर खड़े थे। अभी एग्जाम का टाइम नहीं हुआ था कि तभी उन्हें कॉलेज गेट से एक लैम्बोर्गिनी आते हुए दिखाई देती है, जो कि लिमिटेड एडिशन की थी। तब उसे लैम्बोर्गिनी को देखकर अंदाजा लगा रही थी कि वह कितनी महंगी हो सकती है। फिर उसे कर का गेट ओपन होता है, कर की फ्रंट सीट का गेट ओपन होता है, उसमें से एक शख्स बाहर आता है जिसने वर्ड मेंटेन कपड़े पहने, बाल को सलीके से सेट किया हुआ था। वह निकलता है और दूसरी तरफ जाकर गेट ओपन करता है और उस गेट में से जाना पहचाना चेहरा बाहर निकलता है। सभी लोग उसे चेहरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वह लड़की इतनी महंगी गाड़ी में बैठी तो बैठी कैसे, और वह भी इतने अमीर लड़के के साथ। यह सब देखकर वहां पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद थे वह अपने आप में ही गॉसिप करने लगे। मीरा के साथ उसका भाई ऋषभ राजावत साथ आया था। ऋषभ राजावत को किसने नहीं देखा था, सभी उसे जानते थे, क्योंकि ऋषभ एक बिजनेसमैन था। राजावत खानदान को कौन नहीं जानता था और उनके लड़कों को भी। ऋषभ जाकर मीरा के साइड का दरवाजा ओपन करता है और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकलता है और मीरा को सारी बातें अच्छे से समझने के बाद उसे हक करके उसके माथे को बड़ी शिद्दत से चुनकर और एग्जाम हॉल में जाने को कहता है। वही मीरा भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह भी अपने भाई को बाय कर वहां से अपनी क्लास की तरफ चली जाती है।
मीरा जो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करती है और अपने कम कर से निकालकर एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ा देती है, वहीं एक तरफ एक लड़कों का ग्रुप खड़ा था जिसमें तकरीबन 6 से 7 लड़के थे और उनके लुक्स काफी अच्छे थे। वह लोग भी रंस परिवार से ताल्लुक रखते थे, ऐसा उन्हें देखकर लग रहा था। उन सभी की नजरें लैम्बोर्गिनी से उतरती हुई लड़की पर है। सबको लड़की का चेहरा जाना पहचाना तो लग रहा था, लेकिन कोई भी यह कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि वही लड़की है या कोई और। मीरा अभी आगे बढ़ ही रही थी कि उस भीड़ में मौजूद एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, मीरा मीरा। मीरा 2 बार अपनी आवाज सुनकर उसे दिशा में देखती है तो वहां एक लड़की जिसने चश्मा लगाया हुआ था वह दौड़ते हुए उसके पास आती है और गले लग जाती है। उसकी आंख में अभी आंसू थी। ये थी मीरा की बेस्ट फ्रेंड अश्विका। अश्विका मीरा के बारे में सब कुछ जानती थी। वह ये भी जानती थी कि आखिर मीरा ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई है। मीरा को अपनी असली आइडेंटिटी और अपने असली रूप में देखकर अश्विका बहुत खुश थी। वही मीरा के कदम जो एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी आवाज सुनकर और किसी को अपनी तरफ आता देखकर वो कुछ रिएक्ट कर पाती कि वह शख्स जाकर उसके गले लग जाता है और मीरा याद करती है तो उसे पता चलता है कि यह उसकी बेस्ट फ्रेंड अश्विका है। मीरा भी अपनी बेस्ट फ्रेंड अश्विका को गले लगा लेती है। वही जो सारे स्टूडेंट अब तक उसे लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जब अश्विका के मुंह से मीरा का नाम सुना तो तब सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह मीरा हो सकती है। मीरा अश्विका से बात करते हुए एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ जाती है। आज उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था, ना ही उस पर जो एक साइड में खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। हालांकि मीरा को अपने ऊपर सभी की नज़र महसूस हो रही थी, लेकिन उसे कुछ खास लगाव नहीं था। यहाँ पर रहने वाले किसी भी स्टूडेंट से किसी से बात ही नहीं करती थी, क्योंकि सब उसका मजाक बनाते थे। क्योंकि वह जब यहाँ मिडिल क्लास फैमिली की लड़की बंद करके यहाँ जो गया करती थी, तब उसे ऐसे दोगले लोगों से सख्त नफरत थी जो अमीर घर के बच्चों के साथ दोस्ती करते थे और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को नीचा दिखाए नफरत थी उसे ऐसे लोगों से जो 2 फेस रखते थे अपना। मीरा अपने कदम एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ा देती है और वहां जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाती है। कुछ ही वक्त में प्रोफेसर आते हैं और सभी बच्चों को एग्जाम सीट और पेपर वगैरह देकर पेपर स्टार्ट करने को कहते हैं। कुछ ही वक्त में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। यह एग्जाम तकरीबन 3 घंटे का था, लेकिन 2.5 घंटे में ही मीरा ने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था और वह प्रोफेसर को अपनी सीट वगैरह सबमिट करके क्लासरूम से बाहर चली जाती है। हालांकि अभी सब लोग एग्जाम दे रहे थे, कुछ ही बच्चे थे जिनका एग्जाम जल्द हो गया था और वह अपने क्लासरूम से बाहर आ गए थे। मीरा भी उनमें से थी। मीरा टहलते घूमते पूरा कॉलेज देख रही थी, क्योंकि उसने कॉलेज कभी देखा नहीं था और उसकी 3rd ईयर था। ये तो सोचने वाली बात थी। असल वाली जो मीरा थी, असली वाली, वह हमेशा उसे सीनियर के पीछे भागती रहती थी जिसे वह प्यार करती थी, लेकिन उसे सीनियर ने कभी मीरा को भाव ही नहीं दिया और उसके चक्कर में मीरा ने खुद को क्या से क्या बना लिया था। उसने कभी कॉलेज पढ़ाई वगैरह पर इतना ध्यान ही नहीं दिया था। वह पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के दिमाग में भूसा भरा जाता है तो वह पढ़ाई जैसी चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जी ऐसे ही मीरा के साथ हुआ। मीरा हमेशा उसे सीनियर के पीछे उसे पटाने के तंत्र आजमाती रहते थे। इस वजह से उसने कभी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं किया, ना ही कभी उसने ध्यान से कॉलेज देखा था। आज से मौका मिला था तो वह जाने नहीं देना चाहती थी। वह घूमते टहलते पूरे कॉलेज देख रहे थे। असल में ये कॉलेज 3rd फ्लोर का था और मुंबई का सबसे बेस्ट कॉलेज था। मेरा अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। ग्राउंड फ्लोर पर ही उसका क्लासरूम था और वह एग्जाम हॉल से बाहर निकली और अपनी नज़रें इधर उधर करके पूरा कॉलेज देखने लगी। हालांकि खूबसूरत बहुत था कॉलेज, और वो भी क्यों ना मुंबई के टॉप 3 में नंबर 1 पर आता था कॉलेज। मीरा अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही थी कि उसकी नज़रें एक जगह जाकर ठहर जाती हैं। वो गार्डन एरिया था और गार्डन में तरह तरह के फूल रखे थे। मीरा की बॉडी में जो सिया की सोल थी, उसे नेचर से बहुत प्यार था। वह अपने आश्रम में भी गार्डनिंग करती थी और तरह तरह के फूल लगाए थे। उसमें फूलों को देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने कदम गार्डन एरिया की तरफ मोड़ देती है। मीरा गार्डन में जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल थे जो खिले हुए थे, जैसे रोज, LLY, पर्पल हॉट, बोगनविलिया ETC। उन सभी पौधों को देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सभी फूलों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बेहद दिल का खुशनुमा थी। अभी वो खड़ी होकर मुस्कुरा ही रही थी उन फूलों को देखकर कि उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे आवाज़ दे रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।